सिर्फ और सिर्फ जब मैं इस पंखे पर हूं या इसकी एक्सिस पे हूं तभी कर सकता हूं। मैं इस पंखे से निकल जाऊं, इसकी एक्सिस पे ना हूं, तो मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन ही नहीं कर सकता। रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी का मतलब सिर्फ तभी होता है जब ऑब्जर्वर रिजिड बॉडी पर हो या उसकी एक्सिस पे हो। Hence, ये इक्वेशन कैन बी रिटन ओनली अबाउट रिजिड बॉडी और अबाउट इट्स एक्सिस, बट दिस इक्वेशन वी आर फ्री टू राइट अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, क्योंकि मैं भी थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो मुझे रिस्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा अपने आप को थोड़ा सा, राइट? नहीं तो आप बोले तो मैं अभी इसके एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूंगा, डिफिकल्ट हो जाएगा मामला। आगे बहुत एग्जाम्पल आने वाले हैं तीसरे पॉइंट के। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास में एक आगे जाके आएगा सवाल। ओके, मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है, रोलिंग करते हुए जा रही है, मूविंग एक्सिस ले रहा हूं और डिफिकल्ट चीज, राइट? तो इसके लिए क्या मैं इस पॉइंट के अबाउट टाउ इज इक्वल टू अल्फा लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। टाउ इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी लिख सकता हूं। टाउ इज इक्वल टू अल्फा इस पॉइंट के अबाउट लिख सकता हूं, यस। इसके अबाउट लिख सकता हूं, यस, राइट। लेकिन किसके अबाउट नहीं लिख सकता? इसके अबाउट। क्या इस पॉइंट के अबाउट टाउ इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी लिख सकता हूं? यस। इसके अबाउट, यस। समझ में आ रही मेरी बात? टाउ इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी को किसके अबाउट लिखना है, इसकी भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि आई अल्फा की रेस्ट्रिक्शन है। 3 रेस्ट्रिक्शन है, अब शायद आपको याद रहे। रिजिड बॉडी के लिए वैलिड है, सिर्फ उसी टॉर्क की बात करता है जो एक्सिस के अलोंग हो, और तीसरा लिखना सिर्फ रिजिड बॉडी या उसके एक्सिस के अबाउट ही अलाउड है। रिजिड बॉडी के बाहर जाकर ऐसे पॉइंट पे जो ना तो उसकी एक्सिस हो ना रिजिड बॉडी पर लाई करता उसके अबाउट लिखेंगे तो भी नॉनसेंस रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि अल्फा का मीनिंग ही तब होता है जब ऑब्जर्वर एक्सेस पे। ओके, बाकी विद टाइम जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी। यस प्लीज। मीनिंग नहीं है बेटा, बिकॉज इस पॉइंट के अबाउट आपके रिजिड बॉडी के पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर रहे हैं। आपके अबाउट क्या इसके पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं? नहीं ना, आप उनके सेंटर्स पे नहीं लाई करेंगे। जबकि हम रिजिड बॉडी के ऊपर चले जाए और इस पॉइंट को भी चुन ले एक्सिस पे, तो सारे पार्टिकल जो इस प्लेन के इसके सेंटर के अबाउट होंगे और बाकी इसके अबाउट हो जाएंगे, इसके अबाउट हो जाएंगे, इसके अबाउट हो जाएंगे, लेकिन आपके अबाउट वो कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं करेगी। गॉट इट? गॉट इट? ओके। दे विल नेवर डू सर्कुलर मोशन अबाउट यू। और हमारी डेरिवेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन था कि सारे पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। जबकि यदि आप यहां बैठ जाए तो क्या आपके अबाउट हम बोल सकते हैं आर परपेंडिकुलर, आर पैरेलल, ये सब लिख सकते हैं हम लोग? नहीं लिख सकते ना। हम इसके अबाउट लिख सकते हैं, इसके अबाउट लिख सकते हैं, एक्सिस के किसी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं, लेकिन यहां के अबाउट का कोई मतलब नहीं होगा। ये मैं यहां पॉइंट लेकर यदि मैं आर परपेंडिकुलर, आर पैरेलल और ओमेगा लिखूंगा, अरे बताओ ना यार, सिंपल सी बात है, ऐसे ओमेगा से घूम रही है इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी, यदि मैं ये मान लूं कुछ वेलोसिटी सही आएगी क्या इस पार्टिकल की? अरे बच्चों, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस एक्सिस के अबाउट सही आएगी क्या? नहीं आएगी ना। गॉट इट और नॉट? जबकि मैं यहां पे कोई भी पॉइंट ले लूं उसके अबाउट निकालूंगा सबकी सही आएगी, राइट? दिस इज द रीजन। अब भी नहीं आया समझ में? अरे आ गया कि नहीं? श्योर आपको नहीं आया शायद? क्या बात समझ में नहीं आ रही? मैं बताऊं। ओके, सिंपल ले लेता हूं। ये एक रॉड है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेंटर की वेलोसिटी की, राइट? पी के अबाउट कितनी आ रही है बच्चे? ओमेगा एल बाय 2। आप बोलेंगे सर क्यू के अबाउट तो गलत आएगी। नहीं आएगी, क्यू के अबाउट भी
क्योंकि क्यू की खुद की वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा एल। तो इसके अबाउट इसकी वेलोसिटी जब मैं लिखूंगा, यदि मैं क्यू के फ्रेम में चला जाऊं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं किसके फ्रेम में चला गया हूं, क्यू के फ्रेम में। याद रखिएगा क्यू के फ्रेम में गया हूं, क्यू के फ्रेम में गया हूं मतलब मुझे हर किसी में ओमेगा एल फाइनली ऐड करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू प्लस वेलोसिटी ऑफ पी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ क्यू वुड बी वेलोसिटी ऑफ पी, ठीक है कि नहीं। एंड वेलोसिटी ऑफ क्यू याद रखिए इज ओमेगा एल डाउनवर्ड्स। ये मुझे ऐड करना है फाइनली पी की सही वेलोसिटी निकालने के लिए, तभी सही निकलेगा ना मेरा आंसर। अब यदि मैं क्यू पे जाके बैठ जाऊं और पी को देखूं, तो मेरे को तो याद है रिजिड बॉडी में सारे पार्टिकल मुझे ओमेगा से घूमते दिखाई देंगे उसी सेंस में। तो ये तो मैं कह सकता हूं क्यू के अबाउट अभी भी रिजिड बॉडी तो घूम तो ओमेगा से ही रही होगी, हेंस इसके अबाउट इसकी वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा एल बाय 2 ऊपर। इस ओमेगा एल बाय 2 ऊपर में जब मैं ये ओमेगा एल जोड़ूंगा तो क्या मिल गया मुझे, वापस से सही आंसर मिल गया। मतलब मैं रिजिड बॉडी पे जाके किसी भी पार्टिकल को देख लूं, मेरे को वेलोसिटी एग्जैक्टली वही मिलेगी यदि मैं वेक्टोरियली फाइनली सॉल्व कर दूंगा तो। एग्री। लेकिन यदि मैं यहां बैठ जाऊं तो अब सी की वेलोसिटी सही आ रही क्या मेरे को, कोई मीनिंग ही नहीं है, मैं कैसे निकालूं यहां बैठ के सी की। यदि मैं इसको एक्सिस मान लूं एल दूरी पर, तो क्या मैं बोलूंगा इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 3l/2 है रियल वेलोसिटी। तो गलती से मैंने कहीं ओमेगा 3l/2 लिख दी तो गलत हो जाएंगे सोल्यूशन की नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप क्या करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गलत लिख दोगे, फिर आर परपेंडिकुलर रखोगे ना आप वहां पे। नहीं आया अभी भी समझ में, अब भी नहीं आया, ये है मिस्टेक, किसकी वेलोसिटी आप गलत पुट कर दोगे, क्योंकि इन दो आर परपेंडिकुलर में से बेटा एक आर परपेंडिकुलर वेलोसिटी के रिप्लेसमेंट से आया, एक आर परपेंडिकुलर तो एक्सिस से डिस्टेंस था और दूसरा आर परपेंडिकुलर वेलोसिटी को ओमेगा आर परपेंडिकुलर लिख के आया, तो मिस्टेक हो जाएगी। क्लियर है बिल्कुल। अरे इसलिए टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा कभी भी एक्सिस के बाहर या रिजिड बॉडी के बाहर लिखना अलाउड नहीं। अब तो आ गया होगा यार, अभी भी नहीं आया, वो इक्वेशन फेल हो जाएगी, गलत है वो इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत मतलब 3 टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। और हम इन तीनों का बहुत फायदा उठाएंगे और गलतियां करने से भी बचेंगे आगे जब हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे इसकी। कुछ पूछना है किसी को, ठीक है। थोड़ी थ्योरी ज्यादा ही है रिजिड बॉडी में, कुछ नहीं कर सकता, राइट। थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ेंगे, सवाल करते रहेंगे। भाई 2 तरीके सीखने के, रिवर्स इंजीनियरिंग, जितने भी रिजिड बॉडी के आज तक सवाल आए वो सॉल्व करना सिखा दूं, राइट, ये किया जा सकता है, या फिर रिजिड बॉडी सिखा दूं। आसान ऑब्वियसली जितने सवाल आज तक आए वो सॉल्व करना सिखाना है, वेरी इजी अप्रोच। बढ़ू मैं आगे, कोई डाउट, श्योर, नथिंग एट ऑल, ओके। बस मैं इतना सा ही कह रहा हूं कि भाई वहां पर जो v लिखा है वो गलत हो जाता है। यदि हम यहां पर एक्सिस लेंगे तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहीं से लिख देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गलत होगा। क्यों गलत होगा, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि वेलोसिटीज वगैरह सब नॉनसेंस है। जबकि रिजिड बॉडी के अबाउट लिखेंगे वेलोसिटीज तो फाइनली ग्राउंड फ्रेम में तो सही आ ही जाएगी। बस बढ़ू मैं आगे, आप कह सकते हैं कि सर मैं वहां से भी देखो तब भी दिखेगी तो ओमेगा ही। बात ओमेगा दिखने की नहीं, बात इस इक्वेशन की है। किस इक्वेशन में आर परपेंडिकुलर गलत डाल रहे होंगे आप, समझ में आ गया? अभी नहीं आया क्या? ओके ठीक है, फिर बाकी सवाल करेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाए। सो दैट कंक्लूड्स अवर डेरिवेशन ऑफ डाउ इज इक्वल टू आई अल्फा फ्रॉम डाउ इज इक्वल टू डीएल बाय डी। नाउ what we have to do is spend some time calculating moment of inertia about axis, but if you have copied it and if you are not very discomfortable, so I want to avoid that as long as possible कि मैं moment of inertia की calculation में जाऊं, क्योंकि rigid body में एक ही चीज है सबको आराम से समझ में आती है, वो है moment of inertia। तो या उसमें भी तकलीफ है, अभी पढ़ा नहीं है आपके यहाँ, शुरू नहीं हुआ? अच्छा ओके ठीक है।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेरिवेशन तो कॉपी कर ली था आपने, समझने में बहुत तकलीफ हो रही है? नहीं तो चलेगा मैं रॉड वॉर्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही लिखा दूं तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2, जो फॉर्मूले वही कॉपी करूंगा बस मैं, पक्का? कोई तकलीफ तो नहीं होगी किसी को कि पता नहीं क्या लिख दिया आज? भाई या तो ये आई एक्सिस निकालने में 1-1.5 दिन लगाया जा सकता है, या हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं ताकि थोड़ी सी सवाल वाल देना शुरू कर सकूं मैं, ये मेरी इच्छा थी। कितने लोगों ने कॉपी कर लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशन? ऑलराइट, तो उसमें कोई बहुत परेशानी हुई समझने में क्या कह रहा है वो? आर परपेंडिकुलर निकलवाया जा रहा है, एम आर परपेंडिकुलर स्क्वायर करते जाओ और सब चीजें आ जाती है। इंटीग्रेशन मैंने आपको अच्छा खासा सिखा दिया था, सेंटर ऑफ मास में एलिमेंट कैसे लेते हैं, उतने तक लेवल तक तो गया भी नहीं है, उसके पहले ही खत्म होगी उसकी स्टोरी। ठीक है, तो मैं थोड़े दिनों के लिए इसको डाल रहा हूं, जैसे ही लगेगा आपके सिर के ऊपर से पानी जा रहा है तो मैं पढ़ा दूंगा उसी दिन। Alright. So let's begin with this question. जहां से शुरू होती है न्यूटन्स लॉ वहीं से शुरू कर रहे हैं, विद अ डिफरेंस दैट this pulley is to be considered a disk of mass m, radius r, and assume there is no slipping between rope and pulley. ये प्लीज लैंग्वेज लिख लीजिएगा क्योंकि इसके 2-3 अलग अलग वर्जन है जो आपको डराने के लिए दिए जा सकते हैं। Assume there is no slipping between rope and pulley, ये दे सकते हैं आपको। ये दे सकते हैं कि there is sufficient friction between rope and pulley. There is sufficient friction between rope and pulley. एक ही बात है, नो स्लिपिंग हो रही है दो चीजों के बीच में, तो इसका मतलब उनके बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन है। अभी तक पुली कैसी आती थी? मासलेस या फ्रिक्शनलेस। यहां पे दोनों ही लेस हो गए, राइट? हेंस यहां पे मास भी है और फ्रिक्शन भी है, और दिस इज द इक्वेशन आई वांट यू टू ट्राई। एफबीडी बनाइए, सिस्टम लीजिए, सॉल्व करिए, गलत करिए, कोई नहीं। हाँ, एक्सीलरेशन, टेम्परेचर तो निकलेगा नहीं, राइट? एक्सीलरेशन निकाल दो भाई ब्लॉक्स का, और क्या निकालो?